फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 आई ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे। ये हमारा न्यू पैटर्न है। पहले हम लोग 4 आई ट्यूटोरियल्स कवर करते थे और अब से हम लोग 3 आई ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे। समझ गए ना? देखो 324, 325 और 326। तो क्या समझना होगा हमें? चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो कोशिश तो किया, डीकॉपलिंग संभव ही नहीं है। डीकॉपलिंग का मतलब क्या कि पूरा चाइना को रोक देना। हाँ, इससे पहले भी आई ट्यूटोरियल से आया था एक बार। डीकॉपलिंग, डी रिस्किंग, फ्रेंडशोरिंग, रीशोरिंग, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, रिलेशन का। तो ये समझो कि ये क्या है क्या ये डी रिस्किंग रेदर दैन डीकॉपलिंग। तो डीकॉपलिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से रोक देना, यानी कि चाइना का सामान कुछ भी नहीं लेगा यूएस से। समझे ना? हाँ, ये डीकॉपलिंग हुआ, यानी कि आप पूरा सामान रोक दिए। मगर यदि ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स सर्वाइव कर पाएगा क्या? प्रत्येक साल यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। 500 से लेकर 600 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है दोनों के बीच में। और जानते हो कि डिफिसिट में है यूएस और चाइना सरप्लस में है, और चाइना का बहुत सारा सामान बहुत सस्ता होता है। और यदि यहाँ पे डीकपलिंग कर दे यूनाइटेड स्टेट्स, बढ़िया समझो, यहाँ पे यदि यूनाइटेड स्टेट डीकपलिंग कर दे तो पूरा प्रोडक्ट पे असर पड़ेगा, और प्रोडक्ट पे असर पड़ेगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो फिर कंज्यूमर पे असर पड़ेगा, उसका अमेरिकन पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अब यूनाइटेड स्टेट्स दूसरा स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ पे ध्यान है उसको? डी रिस्किंग की तरफ। डी रिस्किंग का मतलब क्या है? कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को वो बैन करेगा, बस कुछ कुछ प्रोडक्ट को। और वो जो प्रोडक्ट है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। जैसे एग्जांपल देखो, चाइना का जो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो नहीं देगा, वो नहीं भेजेगा। वो जैसे डिज़ाइन के लिए जाना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, चिप का डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, वो नहीं देगा। वो उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं देगा उसको। या फिर जैसे 5G के लिए चाइना का हुआई जाना जाता है वर्ल्ड में, तो उसको यूएस में काम करने नहीं देगा, क्योंकि यदि यूएस में काम करेगा तो बहुत सारा डेटा चुरा लेगा वो। तो कहने का मतलब देखो, ये इसमें बहुत बड़ा वर्ड यूज़ किया गया है, हाई फ्रेंच स्मॉल यार्ड, यानी कि बहुत सारा टैरिफ लगा दिए, बहुत बड़ा फ्रेंच लगा दिए। और यार्ड क्या है? छोटा यार्ड है। छोटा मतलब बहुत कम प्रोडक्ट्स पे। फ्रेंच बहुत बड़ा लगा दिए, बहुत बड़ा बैरियर लगा दिए। कितना प्रोडक्ट्स पे? थोड़ा कम प्रोडक्ट्स पे, ताकि बट वो प्रोडक्ट क्या है? बहुत ही सेंसिटिव है यूएस के लिए, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स डीकपलिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, यानी कि पूरा सामान रोक दिए। नो, सामान वो रोकेंगे, वो भी कम सामान रोकेंगे जो जिसमें स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट छुपा हुआ हो। समझे? तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया तो देखो पूरा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी भर दिया। अब इंडिया में ठीक उल्टा है, हाई फ्रेंच भी है और हाई यार्ड भी है, बहुत बैरियर भी लगा दिया, बहुत सारा प्रोडक्ट पे लगा दिए। तो इंडिया को भी क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इंडिया को भी चाइना यूनाइटेड स्टेट से सीखना चाहिए। बात समझे? इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे हम लोग। 325 देखो। हाँ देखो, टैक्स रिफॉर्म्स तो दुनिया भर का चीज़ हुआ है, जीएसटी हुआ है ना, नोटबंदी भी हुआ है। नोटबंदी भी तो टैक्स के लिए कलेक्ट करने के लिए किया गया था। इस बार देखो, हाँ, जीएसटी का अलग अलग स्लैब आता है ना, 18%, 28%। उसके बावजूद भी स्टूडेंट जो आपका टैक्स कलेक्शन है सेंटर का, वो 11-12% ही है। और इतना तो जीएसटी लाने से पहले भी इतना ही था। तो क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं आया जीएसटी लाने के बाद भी। हाँ, तुम कहोगे सर क्या बात करते हैं आप, तो बहुत बड़ा बड़ा आंकड़ा दिखाए थे कि पर मंथ पूरा बहुत ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हो रहा है 1 मंथ में। अरे भाई चलो, जब एवरेज करोगे तो पता चलेगा कि जीडीपी का 11 से लेकर 12% अभी टैक्स से ही आ रहा है बस। और ये चीज़ तो तुम्हारा 10 साल से यही हो रहा है। तो इंडिया में 10 साल से लगभग जो सरकार का रेवेन्यू है, तो 11-12% तुम्हारा टैक्स से ही आ रहा है। वो टैक्स कुछ भी हो सकता है आपका, वो टैक्स आपका पर्सनल टैक्स हो सकता है, मतलब वही डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो सकता है, या जीएसटी टैक्स हो सकता है, या और भी बहुत सारा टैक्स। तो जीएसटी लाने के बाद क्यों ना टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हुआ? कायदे से 5% और ज़्यादा होना चाहिए था, कायदे से जो पोटेंशियल है। तो अब देखो, सेंटर का कलेक्शन कितना? 11 से 12%, और स्टेट का तुम्हारा 5 से 6% है। दोनों को देखोगे तो 17-18% हो जाएगा, 18% आसपास मानो। तो 18% तो 10 साल से ही कलेक्शन हो रहा है, सेंटर एंड स्टेट पुट टुगेदर में बोल रहा हूँ। सेंटर कितना? 11-12%,
सेंट्रल स्टेट पुट टुगेदर 70 to 80%। तो ये चीज़ तो 10-15 साल से ही बना हुआ है, तो कहाँ ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। अब वही पीयर कंट्री का बात करो, जिस हिसाब से इंडिया जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारा कंट्री है इंडिया की तरह ही कर रहा है, जैसे वियतनाम हो गया, वियतनाम इंडिया से भी बेटर कर रहा है। वहाँ पे जो बच्चे लोग हैं 25 से लेकर 30% टैक्स कलेक्शन है। तो इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया, कहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, वो सभी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एंड लास्ट वन, जिसके लिए हम लोग है ना यहाँ पे है ना, हम लोग साक्षी बने थे उस चीज़ का, सही बात है ना, उस चीज़ को हमने देखा है अपने आंखों से, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, ये भी एक तरह से इसरो का एक नया ज्वेल्स है, जस्ट लाइक योर चंद्रयान 3। मत चंद्रयान 3 और आदित्य L1 में बहुत अंतर है। ये कहाँ मून का, ये कहाँ सन का। यहाँ पे हम चंद्रमा पे उतार दिए और वो सन पे तो उतारोगे नहीं, वो तो लॉन्ग रेंज पॉइंट L1 पे रखोगे उसको, और भी बहुत दूर है। तो सभी चीज़ समझेंगे इसका। हाँ, अभी देखो हमारा सक्सेसफुल हो गया है स्टूडेंट, सही जगह, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसरो तो है, इसरो ने किया है, नाम कमाया है। देखो 324 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था स्टूडेंट 27 अगस्त को। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत सारा वर्ड के बारे में मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है। हाई फेंच स्मॉल यार्ड अप्रोच क्या है? फेंच क्या होगा तुम्हारा? बड़ा फेंच होगा, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बड़ा लगा देंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा देंगे, मगर कितना यार्ड के लिए? छोटा यार्ड के लिए, यानी कि बहुत कम प्रोडक्ट्स के लिए। ये अब स्ट्रेटेजी है किसका? यूएस का, ताकि वो डील कर सके चाइना को, क्योंकि चाइना को पूरी तरीके से रोकना असंभव है। चाइना देखो, अब मैं थोड़ा चाइना का तुम लोग को इतिहास बताना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि अच्छे से और आइडियल समझ सको। चाइना ने 1978 में अपना मार्केट को खोला, एलपीजी आया वहाँ पे, जैसे भारत में 1991 में एलपीजी आया, तो 1978 में चाइना ने अपना मार्केट को खोला। 80 के टाइम में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ चाइना में, और उसके बाद WTO का मेंबर भी बना वो, और आस्ते आस्ते करते करते वो दुनिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। अब दुनिया के लिए सामान क्रिएट कर रहा है चाइना। मगर ये चीज़ वो चाइना चाह रहा था कि हमको भी रिकॉग्निशन मिले, जैसे यूएस इतना पावरफुल है तो हर कोई रिकॉग्नाइज करता है ना, तो चाइना भी ये चाहता था कि हमको भी रिकॉग्नाइज करें और हमें भी ग्लोबल ऑर्डर में हमारा भी भूमिका हो। मगर वेस्ट कभी नहीं चाहेगा, वेस्ट कभी नहीं चाहेगा, और इस चीज़ का खुन्नस है इसको। और तब तक तो देखो चाइना ने पूरा वर्ल्ड पे ही मार्केट कब्जा लिया। अब यदि इस टाइम में आके यूएस सोचता है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट या अल्टीमेटली हम ट्रेड बंद कर दे चाइना से, तो बाबू चाइना से ज़्यादा यूएस को नुकसान हो जाएगा। बात समझो ना। हमारा गालमन वैली में क्लास होता है ना, इस बार देखो G20 का ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, और उसी समय जो कैलेंडर इशू किया गया था चाइना का, पता है ना तुम लोग को? हाँ, अरुणाचल प्रदेश दिखा दिया गया है ना, अक्साई चीन दिखा दिया गया। अब तुम कहोगे कि सर क्या पहली बार है? पहली बार बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी दिखा चुका है, वो कोई नया चीज़ नहीं है। मगर जितना बार दिखाएगा उतना बार टेंशन होगा हमें, क्योंकि हमारा सोवेनिटी का बात था। हमारा यदि अक्साई चीन, अभी भी अक्साई चीन हम खुद दिखाते हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है ही, दिखाते हैं, हालांकि चला गया वो हमारा, अभी भी दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? पीओके वाला एरिया भी हम दिखा रहे हैं, देखो वहाँ पे। तो बात समझो, तो उसके अच्छा उसके बावजूद भी तुम चाइना से ट्रेड किए जा रहे हो, काफ़ी अच्छा ट्रेड डिफिसिट है। तो देखो, ट्रेड ऐसा चीज़ होता है कि यदि तुम ट्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारा कंज्यूमर को दिक्कत होगा। तो सिमिलरली यूएस से समझे ना, हाई यार्ड के लिए, ज़्यादा यार्ड के लिए वो, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए वो नहीं लगा सकता, यानी कि वो डीकपलिंग नहीं कर सकता है। तो क्या करना है? डी रिस्किंग करना है। बात समझ में आ गया ना? तो देखो वही चीज़ लिखा गया है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यानी कि हाई फेंस और स्मॉल यार्ड अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, द कंट्री डिटरमाइंस वेयर चाइना मस्ट बी केप्ट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सोचेगा कि चाइना को कहाँ दूर रखना है। जैसे मान लो कि जो यूएस का जो प्रोडक्ट होगा वो स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट हो, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो यूएस से नहीं देगा टेक्नोलॉजी चाइना को। या फिर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल जाइंट है हुआई है, तो हुआई को अपने जगह नहीं देगा, अपना डेटा नहीं देगा, अपना मार्केट नहीं देगा, इसे उसका जो सेंसिटिव चीज़ है, उसका जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर वो बचा रहेगा। बात समझे? इसलिए हाई फेंच क्या है? इसलिए इतना ज़्यादा बैरियर लगा दो कि वो आ ही नहीं सके, बट स्मॉल प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे आप लगाओगे तो कंज्यूमर उसका भुगतेगा उस चीज़ को। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है। हाँ,
इज नॉट, ये बिग यार्ड के लिए नहीं है, बहुत सारा प्रोडक्ट के लिए हाई फेंच नहीं है, एक कम प्रोडक्ट के लिए है, जिस प्रोडक्ट में तुम्हारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट छुपा हो, जिस प्रोडक्ट में नेशनल इंटरेस्ट छुपा हो यूएस का, बात समझे ना, या कटिंग एज टेक्नोलॉजी छुपा हो, ठीक है, वही बताया गया, सभी चीज़ बताया गया है। क्योंकि इन लोगों को लग गया कि यदि हम चाइना से पूरा हम डीकपलिंग कर ले तो सीरियस लूजर हम ही होंगे। बात समझ में आ गया ना, सीरियस लूजर कौन होंगे, हम ही होंगे, यूएस ही होगा, इसलिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, तो इसलिए कह सकते हो कि यूएसए जो फॉलो कर रहा है वो डी रिस्किंग फॉलो कर रहा है, डीकपलिंग फॉलो नहीं कर रहा है। ये इंटरनेशनल वर्ड सब है स्टूडेंट, बात समझे। इसी वर्ड को यदि तुम लोग लिखते हो पेपर में तो नंबर यूल गेट, मार्क्स अच्छा खासा मिल जाएगा। अब देखो चाइना, जानते हो चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मैं बता चुका हूँ, लगभग 500 और 600 बिलियन डॉलर का होता है, लिख सकते हो यदि नोट्स बना रहे हो तो। बायलैटरल ट्रेड तो तभी से टेंशन में आ गया जब ट्रंप आया था। ट्रंप ने बहुत बार बोला ना कि हम ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हम प्रोडक्ट नहीं देंगे, मगर उसके बावजूद भी यूएसए और चाइना का जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड है, इतना रोकने के बाद भी। और ये चाहिए यूएस को, क्योंकि यूएस को चाहिए चिप प्रोडक्ट्स, और यदि चाइना वो रोक देता है तो कंज्यूमर को असर पड़ेगा। और तुम देखो ना, जैसे 1980 में 1990 में चाइना डेवलप्ड हुआ तो आउटसोर्सिंग हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया गया, यूएस से एमएनसी सब गया कि नहीं गया। अभी देखो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या कि जो एमएनसी गया वो या तो रीशोरिंग हो या फ्रेंड शोरिंग हो। रीशोरिंग का मतलब क्या कि फिर से यूएस में आ जाए, और फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है कि जो इसका फ्रेंड कंट्री है वहाँ पे चला जाए, जैसे इंडिया हो गया, जैसे जापान हो गया, इस तरह का, समझे। तो इसलिए वाइडर स्केल पे यदि बैन करोगे तो यूएस को ही प्रॉब्लम होगा, समझे। जो गरीब है यूएस का, जो कंज्यूमर है उसको असर पड़ेगा। हाँ, एट द सेम टाइम ये भी जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए होगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, चाहे वो सोलर मॉड्यूल्स हो, चाहे मोस्ट एडवांस बैटरीज हो, चाहे चीपेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चीपेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना जाना आता है दुनिया में, ई व्हीकल्स के लिए दुनिया में जाना आता है चाइना, समझे। और 5G टेलीकॉम के लिए, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, बट एट द सेम टाइम यूएस के लिए और भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, तो बैलेंस करेगा यूएस। यूएस क्या करेगा, इस चीज़ को बैलेंस करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि डी रिस्किंग वाला रोल प्ले कर रहा है, डीकपलिंग वाला नहीं, समझ गए ना। आगे देखो, सीधा रिसेंट एक्शंस ऑफ यूएस। अभी का देखो क्या किया यूएसए ने बोल दिया कि कोई भी हमारा जो सोफिस्टिकेटेड मशीन है, टेक्नोलॉजी, वो चाइना नहीं जाएगा। डी रिस्किंग है ना, मगर जो सिंपल वाला चीज़ है वो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए स्मॉल यार्ड है ये। यूएस ने कहा कि जो 5G, जो हुआई का जो है ना, ये चाइनीज़ 5G टेक्नोलॉजी, हुआई बोला कि उसको आने नहीं देंगे। क्यों? चाइनीज़ स्नूपिंग होता है। चाइनीज़ स्नूपिंग का मतलब क्या है, चाइनीज़ डेटा को चुरा लेता है, टेक्नोलॉजी को चुराने में चाइना जाना जाता है, समझे। अच्छा टेक्नोलॉजी चुरा लेता है चाइना, इसलिए हम इसको आने नहीं देंगे। आएगा तो हमारा मार्केट में लेगा डेटा, हमारा टेक्नोलॉजी लेगा, फिर जाएगा अपने कंट्री में, वो टेक्नोलॉजी को डिकोड कर लेगा, तो हम नहीं देंगे 5G टेक्नोलॉजी को एंट्री करने नहीं देंगे चाइना का। ये क्या है, डी रिस्किंग है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, समझे। और एट द सेम टाइम बहुत सारा मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया कि हर चीज़ में हमें बेहतर करना होगा, जिस चीज़ में चाइना आगे है। चाइना चिप में अच्छा है, चाइना ई व्हीकल्स में अच्छा है, चाइना सोलर मॉडल्स में बहुत अच्छा है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में, याद है तुम लोग को। तो वो सभी चीज़ हम करेंगे यहाँ पे फैब्रिक बनाने में, वो सभी चीज़। इसके लिए देखो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूएस में। तो क्रिटिक्स क्या करें, इंडिया के लिए क्या करें, हम इंडिया क्या सीख सकते हैं यहाँ से। हम देखो हमारा तो दिक्कत, सेवरल गुड प्रपोजल्स। देखो अब थोड़ा सा ये बताया गया कि चाइना और इंडिया का बताया गया, समझे ना, चाइना और इंडिया का फर्स्ट। अब देखो चाइना चाहता है कि इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करे। चाइना क्या चाह रहा है कि इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करे, बट इंडिया क्या है, इसको शक की नज़र से देखता है। क्योंकि देखो जो यूएस का जो भूमिका है चाइना के साथ और इंडिया का जो भूमिका होगा चाइना के साथ, वो डिफरेंट है। हम बॉर्डर एरिया भी शेयर करते हैं ना, चाइना थोड़ी बॉर्डर एरिया से, यूएस थोड़ी बॉर्डर एरिया शेयर करता है चाइना के साथ। तो क्रिटिक्स अपने जगह है, इसमें जो भी है, मुझे खाली क्रिटिक्स का ही भाषा नहीं समझाना है तुमको, मुझे उसको काउंटर भी करना है एट द सेम टाइम। तो ठीक है, अब यूएसए जो कर रहा है एग्जिट हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बॉर्डर एरिया टच करते हैं। अब भले ही चाइनीज़ चाहता है कि हमको बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, मगर जो ही नहीं कि हम उसको ओके कर सकते हैं। क्यों? हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट छुपा हुआ, हमारा सोवरेनिटी भी छुपा हुआ है उसमें। गानवान वैली पे युद्ध हो रहा है और बोल रहा है चाइनीज़ ई व्हीकल वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बोल रहा है कि हम इतना इतना करना चाहते हैं, तो हम रोक दिए हैं उस चीज़ को, नहीं हाँ बोले हैं नहीं ना बोले हैं। मगर क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि आप तो उसमें हाँ बोल ही सकते हैं, आपको ई व्हीकल्स चाहिए, आपको सोलर मॉडल्स चाहिए, अब हाँ बोल दो, वो स्ट्रेटेजिक वाला सेक्टर भी नहीं है।
हाँ ये क्रिटिक्स का भाषा है, बट एट द सेम टाइम एक भारतीय वाला भी एंगल देखना चाहिए हमें कि ट्रेड और वार एक साथ करना मुश्किल है, उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मानते हो ना इस बात को? तो यहाँ पे देखो बहुत सारा प्रपोजल है, ना ही वो क्लियर हुआ है, नहीं कि डिले वो हो रहा है, मतलब सस्पेंशन में है वो। जैसे एग्जांपल देखो, इंडिया ने BYD जानते हो ना, बहुत बड़ा कंपनी है तुम्हारा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जो कि US का, वो टेस्ला से भी ऊपर का कंपनी है। देखो टेस्ला जो कंपनी, टेस्ला वही एलन मस्क का, टेस्ला जो बनाता है व्हीकल सब, गाड़ी सब बनाता है, बहुत महंगा गाड़ी बनाता है। मगर जो BYD जो कंपनी है चाइना का, वो सस्ता वाला व्हीकल्स बनाता है और महंगा वाला ही बनाता है। तो इंडिया में सस्ता वाला व्हीकल चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ रहा है तेजी से। मगर उसके बाद भी ये प्रपोजल को हम रोक दिए, ठीक है। इस प्रपोजल के बारे में हमने कुछ नहीं बोला है, अभी तक स्टे लगा के बैठे हुए हैं। तो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि आप भी क्यों नहीं करते हो, जब इस तरह का ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें बोला गया कि बिलियंस ऑफ, BYD ने बोला है कि हम $1 बिलियन हम करना, $1 बिलियन हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इससे हमारा बहुत फायदा होता है, बैटरी फैसिलिटी बढ़ता है हमारा। अब बैटरी फैसिलिटी हमें चाहिए कंट्री में, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ तो? माँ हमने वो नहीं किया, अभी इसको पास नहीं किया है, रीजन समझ सकते हो। तो वही कि वाई चाइनीज कंपनीज आर नॉट अलाउड, चाइनीज कंपनी क्यों नहीं नॉन सेंसिटिव या नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्यों नहीं अलाउ कर सकता है हिंदुस्तान, एज पर द क्रिटिक्स। मगर मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ, नहीं कर सकता है क्योंकि वार और ट्रेड एक साथ करना मुश्किल चीज़ है। बात समझ गए? तो वही बोला कि हम बिल्कुल चाइना, हम US का मॉडल फॉलो कर सकते हैं। US में क्या है कि पूरा डीकपलिंग नहीं किया, डी रिस्किंग किया है, समझ गए? तो सिमिलरली यहाँ बोला कि बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी है जो कि बेस्ट है सोलर पैनल्स में, विंड मिल्स के टेक्नोलॉजी में, बैटरीज में। अब जब इस तरह का कंपनी लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंडिया इस चीज़ को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है, समझे? इंडिया देखो, इंडिया को चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। हमने ग्लासगो समिट में, हमने पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या नहीं बोला है, तो उसके लिए तो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें काम करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा। और हम देखें ना रिसेंट टाइम में हमारा विंड कितना नीचे चला गया है, कैपेसिटी बिल्डिंग कल बताए थे क्लास में, चला गया ना नीचे। हाँ तो देखो यहाँ पे इंडिया, देखो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत मजबूत ले जाना है, आगे ले जाना है, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा हमें स्टोरेज बैटरी पे। हाँ यदि स्टोरेज बैटरी नहीं है तो इंडियन ग्रिड फेल भी कर सकता है, उसके लिए आपको चाहिए। तो इसलिए भारत को भी हाई फेंच स्मॉल यार्ड वाला यूज़ करना चाहिए, जस्ट लाइक चाइना। मगर फिर क्रिटिक्स वही, मतलब इसको काउंटर कर सकते हो, इंडिया और चाइना और USA और चाइना दोनों का रिलेशन अलग है। चाइना चलो बाकी, US तो बाकी चीज़ में भी चाइना को कर देगा, हम तो कहीं पे भी नहीं है कम्पीट करने के लिए। तो हमारा जो देखने का नज़रिया होगा वो डिफरेंट ही होगा। बात समझ में आ गया ये चीज़? हाँ आगे देखो, हाँ फॉलो किया करो करंट अफेयर जो भेजते हैं लिंक सब। यदि कोई नहीं देख रहा तो करंट अफेयर जरूर देखा करो, करंट अफेयर एक दिन में समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देखो 325 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट बजटिंग, ये आया था तुम्हारा बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था। देखो कई विद्यार्थी के लिए टफ भी हो सकता है, बढ़िया समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से बताते हैं। देखो किसी भी कंट्री का, जैसे स्पेशली डेवलपिंग कंट्री का काफ़ी हद तक निर्भर करता है ग्रोथ कि उसका टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है। सरकार का यदि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो तो वो जो पैसा आएगा तो पब्लिक गुड्स दिया जाएगा उससे। सुनो बच्चे लोग, यहाँ पे सुनो अच्छे सुनना। जब सरकार के पास पैसा ज़्यादा आएगा टैक्स कलेक्शन, तो सरकार क्या करेगी? पब्लिक गुड्स बनाएगी, पब्लिक मतलब स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, है ना, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। अब पब्लिक गुड्स से कितना फ़ायदा होगा? अभी जो जाते हो तुम इलाज करवाने के लिए, तुम्हारा पैसा सब चला जाता है प्राइवेट क्लिनिक में, और यदि हॉस्पिटल बनेगा तो तुम्हारा पैसा बचेगा ना, तुम्हारा पैसा बचेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, मार्केट का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। और तुम BPL कैटेगरी में नहीं जाए, तुम जितना रेस करोगे तुम्हारा पैसा जितना बढ़ेगा, कंट्री का पैसा उतना बढ़ेगा। तो इसलिए ये सरकार का दायित्व है वो टैक्स कलेक्ट करके वो जो पैसा आया वो पब्लिक गुड्स में खर्च करे। पब्लिक गुड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, स्कूल बनाए, प्ले ग्राउंड बनाए, अच्छा चीज़ बनाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और हम ये भी जानते हैं कि जितना सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, रेलवे बनाएगी, तो उतना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा, जिसको क्राउड इन कहते हैं। तो उसके लिए आपको भूमिका तैयार करना पड़ेगा ना, पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जैसे देखो नितिन गडकरी ने क्या तैयार किया हाईवे को, अब बड़ा बड़ा हाईवे बना दिया, तो बगल में होटल होगा, है ना, बगल में रेस्टोरेंट होगा,
बगल में और भी कुछ होगा तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, बगल में स्विमिंग पूल है, बात समझ में आ रहा है? इकोनॉमी तंत्र होगा कि नहीं होगा? इकोनॉमी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब सरकार के पास बहुत बढ़िया से टैक्स कलेक्शन हो और सरकार बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेगा उतना ही प्राइवेट प्लेयर को पुल इन किया जाएगा। अब मगर मान लो कि सरकार के पास पैसा कम आ रहा है और कम इन्वेस्ट कर रहा है तो कहाँ क्राउड इन होगा? क्राउड आउट हो जाएगा, भाग जाएगा वो। तो इसीलिए स्टूडेंट एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ज़रूरी है कि टैक्स कलेक्शन बढ़िया से हो। जितना टैक्स कलेक्शन होगा उसका असर हर जनमानस पे पड़ेगा, हर लोग पे पड़ेगा, ठीक है। और जितना इकोनॉमी का विकास होगा तभी तो जॉब मिलेगा। आखिर बेगूसराय में क्यों जॉब मिलता है? क्योंकि ये शहर है। एक मॉल खुलेगा तो 50 आदमी वहाँ पे कर्मचारी बनेगा, सबको 10,000 15,000 दिया जा रहा है। गांव में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे हब है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा तो उसमें 4-5 टीचर होंगे और भी कई एम्प्लॉयज़ होंगे। हुआ कि नहीं हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी? मगर सरकार उस तरह का व्यवस्था क्रिएट करेगी तब ना। बट सरकार इस चीज़ के लिए पैसा पे टिका हुआ है। ये टैक्स कलेक्शन क्या है? और हम ये जानते हैं कि लगभग 10 साल और 15 साल से जो सेंटर का जो टैक्स आ रहा है, अपना रेवेन्यू, होल रेवेन्यू यदि 100 रुपये कमा रही है सरकार, तो उसमें 11 और 12 रुपये तुम्हारा केवल टैक्स से आ रहा है। कायदे से 25 आना चाहिए था डेवलपिंग कंट्री का, कायदे से 25 आना चाहिए था, या 23-25 आना चाहिए कम से कम मिनिमम। हम अभी भी शॉर्टेज है। हम GST लेके आ गए, हमने और भी बहुत सारा रिफॉर्म्स किया, मगर उसके बावजूद भी 11 to 12% में ही हम लगभग 10-15 साल से फंसे हुए हैं। तो सीरियस रिफॉर्म करना होगा यहाँ, और ज़्यादा ज़्यादा लोग को टैक्स पेयर को हमको लेना होगा। जैसे भारत में 1% टैक्स पेयर है, बताओ, 1% पे करता है। और जो मिसिंग मिडल है, मिसिंग मिडल जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या जो बड़े बड़े फार्मर्स जिसका बहुत ज़मीन है, वो लोग टैक्स ही पे नहीं करता है। तो और जानते हो ना, ये डॉक्टर जो कितना धांधलीबाजी करता है, डॉक्टर सब खूब कमाता है, टैक्स देता ही नहीं है। लॉयर सब देखो, एडवोकेट सब देखो, कितना खाता है पैसा। दैट्स आल्सो मिसिंग मिडल, इसको मिसिंग मिडल कहते हैं। मिडल दोनों तरह का हो सकता है, MSME वाला भी और इधर भी, बताए होंगे कभी क्लास में। बात समझे? वही सब चीज़ बताया गया है स्टूडेंट, ठीक है। वही हार्ड वर्ड में बताया गया जो हम तुम लोग को बता दिया सिंपल तरीके से। देखो, तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इज एक्सट्रीमली वाइटल, यानी कि फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरकार का, ठीक है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री जस्ट लाइक इंडिया के लिए, है ना। यदि गवर्नमेंट का फाइनेंस होता है, यानी कि टैक्स कलेक्शन होता है, तो पब्लिक गुड्स दिया जा सकता है। जब पब्लिक गुड्स देगा, है ना, इन्वेस्टमेंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तुम्हारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और यदि इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं हुआ, कर्जा पे कर्जा बढ़ते गया, फिजिकल डिफिसिट होते गया, पब्लिक डेब्ट होते गया, तो क्राउड आउट हो जाएगा। अब मान लो कि सरकार क्या कर रही है, कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कर्जा सरकार ले लेगी तो बाबू बैंक सब कहाँ से, बैंक से प्राइवेट प्लेयर कहाँ से कर्जा लेगा? फिर क्राउड आउट हो जाएगा ना। इसलिए सरकार का दायित्व है कि ज़्यादा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, और वो हर सरकार काबिल सरकार है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। और मोदी सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही अच्छा काम किया है, स्पेशली हाईवेज अभी तक का हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हाईवे बनाया गया है। और इसका श्रेय एक आदमी को जाता है, नितिन गडकरी। वो तो बोलता है कि पैसा मत दो हमको बजट में, हम ऐसे ही बना देंगे। ओपन चैलेंज है उनको, इसलिए मोदी को राज नहीं आते नितिन गडकरी, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है वो बोलता है कि हम उतर जाएंगे, हम बना देंगे ऐसे ही। हमको सच बोले, हमको एक ही नेता पसंद है बीजेपी का, वो नितिन गडकरी है। जयशंकर साहब पसंद है, वो एक्सपर्ट है, वो दूसरा विषय है, वो तो डिप्लोमेट है ना। मैं जो बोलते हैं ना, जो नेता कैसा हो हिंदुस्तान का, तो वो नितिन गडकरी जैसा हो। मैं उनको पूछ भी सकता हूँ, क्योंकि बोलता है, काम बोल रहा है उनका, और तुमको घर घर तक मैसेज पहुँचा रहे। तुमको इतना बड़ा रोड बड़ा कर दिया बेगूसराय का, देखो ना। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब जब से रोड बड़ा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा ना। हाँ, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, तुम्हारा सामान कितना कम्पिटेटिव हो जाएगा, हर जगह ही फर्क पड़ेगा स्टूडेंट, समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है। तो ज़्यादा ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। आगे देखो, इस फिगर को यदि जूम कर लो, हाँ इस फिगर को जूम कर लो, बच्चे लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करो तुम लोग, कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी 2023 और 24 का है, और कॉर्पोरेशन टैक्स 9.2 लाख करोड़, वह उतना आया था। GST से लगभग 9.5 लाख करोड़। हाँ, वो लो जो मेन है उसको पकड़ो। तो क्या हुआ इसमें, ये वाला तुम्हारा जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, GST है, तो ये मेन, हाँ टैक्स, इनकम टैक्स देखो कितना है, 9 करोड़, हाँ सॉरी 9 लाख करोड़।
देख रहे हो ना, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेशन इनकम और जीएसटी लगभग 9 के रेंज में है ना, सब समझ में आ गया ना। सबसे आगे कौन सा है? जीएसटी है। सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे होता है स्टूडेंट। उसके बाद किस पे है? कॉर्पोरेशन टैक्स पे है, और तुम्हारा टैक्सेशन इनकम पे है। ठीक है, ये बजट में दिया गया है। हाँ, अभी रिसेंट टाइम में जानते हो कि पर्सनल टैक्स का वो रेशियो बढ़ा है। अच्छा, पर्सनल टैक्स ज़्यादा होना बेटर है कि या फिर अच्छा डायरेक्ट टैक्स होना ज़्यादा बेटर है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होना बेटर है? बताओ तो। डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि उसमें गरीब आदमी असर पड़ता है। जैसे पार्ले जी बिस्कुट तुम लोग खरीदोगे, मैं बहुत ही ब्रीफली बहुत आराम से जा रहा हूँ यहाँ पे, एकदम अंदर जा रहा हूँ, बस समझो। पार्ले जी बाबू खाओगे 5 रुपया पार्ले जी बिस्किट का दाम, और उसमें मान लो कि 1 रुपया टैक्स लगता है, तो अंबानी को भी 1 ही रुपया टैक्स लग रहा है। अंबानी चाहेगा तो वो 5 रुपये वाला चीज़ वो 500 में भी खरीद सकता है। धोखा हो गया ना तुम्हारे साथ कि तुम भी 1 रुपया टैक्स दे रहा है, अंबानी भी 1 रुपया टैक्स दे रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा रिग्रेसिव होता है। हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव हुआ, अंबानी बहुत कमाता है ना तो ज़्यादा टैक्स देगा, और हम कम कमाते तो हम कम टैक्स देंगे, तो ज़्यादा बेटर। तो डायरेक्ट टैक्स जितना हिंदुस्तान का बढ़े उतना बेटर है। मगर सवाल ये भी उठता है कि आखिर डायरेक्ट टैक्स देने वाला आदमी कितना है? मात्र 1% भारत का। तो कहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा ठीक से? बात समझे। और देखो भारत सरकार ने क्या नई विधि किया है, इस बार बोला है ना कि 7.5 लाख से ऊपर जो होगा उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप 3.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आप आ जाओ ब्रैकेट में, वो ट्रैक करने के लिए, और कुछ नहीं है। अभी तो रिफंड हो जाएगा, रिटर्न फाइल कर सकते हो। 3.5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक जब कमा रहे हो बच्चे लोग बीच में, तो तुमको आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। जो तुम टैक्स दे रहे हो तुमको रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि 7.5 लाख के ऊपर है। एक समय आएगा 7.5 लाख से भी ऊपर जाओगे, तब तक तुम्हारा डेटा है उसके अंदर, पैन कार्ड भी ले लिया गया, आधार कार्ड भी ले लिया गया, एक बार में ट्रैक हो जाएगा। समझा? तो पूरा सरकार का चाल है ये, और अच्छा चाल है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। अब देखो ना, कुछ भी तुम खरीदोगे, तुम बाबू तुम 50,000 से ऊपर करो ना शॉपिंग करो, तुमको चाहिए पैन कार्ड चाहिए। तुम ज्वेलरी खरीदो तुमको पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड क्यों? सरकार पास सब दस्तावेज रहेगा, कितना का ट्रैक कर रहा है, कितना का ले रहा है, ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है। जैसे ही ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गया आ जाएगा मैसेज कि आओ पैसा जमा करने के लिए, और नहीं आओगे तो हमला मार देगा। हाँ, मगर ये इतना, ये जो शक्ति है, ये शक्ति यदि मिसिंग मिडल पे भी हो तो टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। और जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिसके पास 100 एकड़ का ज़मीन है उसके भी होना चाहिए। आगे देखो स्टूडेंट, अब देखो जीएसटी, देखो जीएसटी एक्सपेक्टेड लाइन पे काम नहीं कर रहा है जितना काम करना चाहिए। अब सिंपल बात समझो, एवरेज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अब देखो अलग अलग स्लैब है ना जीएसटी का, 5% लगता है किसी पे टैक्स, किसी पे 10% लगता है, किसी पे 18% लग रहा है, किसी पे 28% लग रहा है। सबको यदि हम एवरेज करें तो कम से कम 17% होना चाहिए, यानी कि कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट पे 17% लगना चाहिए, सबको जोड़ जा के। हकीकत में अभी कितना हो रहा है? 11.4 हो रहा है। तो तुम्हारा लगभग देखो ना 6% तुमको रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। कायदे से कितना होना चाहिए न्यूट्रल रेट? 17%। समझ रहे हो ना? कुछ तुम्हारा 5% वाला टैक्स स्लैब है। जैसे सिन प्रोडक्ट, जैसे तंबाकू खाया जाता है, तंबाकू का 28% लगता है। जैसे अभी गेम सब चांस में लगा दिया ना 28%, ऑनलाइन गेमिंग में 28% लगा दिया गया ना स्टूडेंट। तो सबको यदि एवरेज किया जाए तो कम से कम 17% होना चाहिए, जो एक्सपर्ट का मानना है। बट अभी कितना हो रहा है? 11 से 12%। तो बाबू 4 और 5% कमी है ना, ये कमी का मतलब टैक्स कलेक्शन में कमी। बात समझो। तो जीएसटी रेट्स विल ऑल्सो रिड्यूस प्रीमेचुरली। हाँ, लार्जिंग, हाँ, कई तो ऐसा भी है बाबू, जीएसटी रेट्स कई जगह पे सामान में ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए तो कम लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेस। क्यों? पता है कि आदमी वो खरीदेगा, और आदमी को यदि महंगा मिला तो हो सकता है हमको वोट ना मिले। जैसे एग्जाम्पल देखो, वो हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो है राघव चड्ढा ने बोला था ना, बहुत सारा सामान, जो मंदिर का जो सामान था वो महंगा हो रहा था, तो उसने बोला था निर्मला सीतारमण को कि आप जो भगवान को चढ़ाने वाला चीज़ है वही महंगा है, गुरुद्वारा में चढ़ाने वाला चीज़ ही महंगा है, तो कैसे होगा फिर? तो ये बात भी बहस हुआ था राज्यसभा में। तो कई बार पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से भी टैक्स स्लैब घटा दिया जाता है। अब कई बार सरकार को बोलते रहना पड़ता है फिर भी नहीं घटाता। जैसे तुम सीमेंट में देख लो जीएसटी, सीमेंट में जीएसटी बहुत ज़्यादा है, और जानते हो कि सीमेंट में ज़्यादातर सीमेंट मिडिल क्लास वाले लोग ही यूज़ कर रहे होते घर बनाने के लिए, तो महंगा हो गया।
अब ईंट में दाम मांगा है, ईंट का जीएसटी मांगा है, सीमेंट का मांगा है, तो जो कॉमन आदमी तुम्हारा जैसा मेरा ऐसा आदमी है जो बैंक से 4 लाख ले रहा है, 5 लाख ले रहा है, तो उसका हालत खराब हो जाएगा। फिर बात समझे? तो सरकार को सब दिशा में ध्यान देना चाहिए और ऐसे ध्यान देना चाहिए ताकि टोटल जब कैलकुलेशन करे तो वो 17 और 18% का स्लैब बने। हाँ, अभी जो बैठक हुआ था जीएसटी काउंसिल में, वहाँ पे ये भी बोला गया 28% कुछ ज़्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। हाँ, बट एट द सेम टाइम नीचे वाला को फिर उठाया नहीं जा रहा है, और फिर नीचे वाला यानी कि 5% को 10% नहीं करोगे, 28 को नीचे कर दोगे तो इससे भी नीचे चला जाएगा, तो वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अभी बताएंगे थोड़ी देर में। बात समझे? तो इसलिए आइडियल जीएसटी रेट क्या होना चाहिए स्टूडेंट? रेवेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए, वही 17% होना चाहिए। अभी इंडिया में कितना है? 11% है। अब तुम खुद देख लो, यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, सुनो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2017 में जीएसटी लागू हुआ, उससे पहले तो बहुत सारा था, क्योंकि जीएसटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स का सब। इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी, बहुत तरह का ड्यूटी होता है ना, सबको सबसिम कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स था सबसिम जीएसटी लगभग कितना है? 6.63% है तुम्हारा 2016 और 17 में। बट अभी देखो 2022 और 23 में, यानी कि तुम्हारा जीएसटी लागू होने से पहले की बात है। 16-17 का मतलब क्या है कि जीएसटी लागू नहीं हुआ, जीएसटी तुम्हारा 17 और 18 से लागू हुआ है। तो टोटल टैक्स कलेक्शन हो रहा है। बढ़िया सुनो अच्छे से, बीच में रहस्य है। रहस्य ये है कि अभी जीएसटी नहीं आया है, अब उसमें जीएसटी, वो जीएसटी लिखा गया जीएसटी नहीं है, उसमें एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो सब जोड़ के कितना आया था? 6.3% आया। अब आया जीएसटी, अब जीएसटी आया तो 6.3% तो बहुत बढ़ जाना चाहिए, बढ़ के तुम्हारा 6.6% हुआ जीडीपी का। उसमें पता है 6.6% इसलिए बढ़ा है कि कुछ तुम्हारा कंपनसेशन सेस लगा है इसलिए। अच्छा याद करो कंपनसेशन सेस किस लिए लगाया गया था? ताकि जो स्टेट, बढ़िया सुनो बच्चे लोग, जीएसटी समझना पड़ेगा अच्छे से, जीएसटी बहुत जटिल टॉपिक है। कंपनसेशन सेस इसलिए लग रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो लूज करेगा ना, क्योंकि अब रेवेन्यू क्या हो गया कि रेवेन्यू, अब कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग जगह पर नहीं होगा, जहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है वहाँ पे टैक्स पे किया आता है, तो बहुत बड़ा लूजर हो गया महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया में सबसे पॉपुलर है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पहले क्या था कि ये मैन्युफैक्चर करता था तो वहाँ पे टैक्स लगता था, इन लोगों को बहुत फायदा होता था। अब इसका सामान बिहार में खाया जा रहा है, इसका सामान यूपी में खाया जाए तो बिहार और यूपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड हो गया, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नहीं है। तो इन लोगों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? इन लोगों को नुकसान से बचाने के लिए कंपनसेशन ये लाया गया था, प्रोविजन। और ये कितना? 5 साल के लिए था। 2022 खत्म हो गया, बोला कि बाबू खत्म, मगर फिर भी कंपनसेशन शेष आगे चलेगा 27-28 तक। इसलिए चलेगा क्योंकि कोविड के टाइम में इन लोगों को पैसा खूब दिया गया, तो अब अलग से कंपनसेशन शेष लेके ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि सरकार के ऊपर भार था ना सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? बच्चे लोग पहले जीएसटी पढ़ चुके हो ना, मैं अभी इजीली ही तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कंपनसेशन शेष का मतलब क्या है? बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लॉस कर जाएगा अपना पैसा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन शेष आया, और उसका नाम ही है कंपनसेशन शेष। शेष का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ के लिए बना गया है वही चीज़ में वो खर्च होता है, दैट्स कॉल्ड शेष, समझे? और वो डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। बात समझो अच्छे से। तो सरकार जो पैसा उठा रही थी कंपनसेशन शेष के रूप में, ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को वो कंपनसेट कर सके। मैं 2022 का खत्म हो गया, अभी भी ये 28 तक रहेगा, 27 से 28 तक। तो कहोगे कि सर आगे क्यों बढ़ा रहे हैं आप? कंपनसेशन शेष तो 2022 में खत्म हो जाना चाहिए, मगर फिर भी आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम में सरकार ने कुछ ज़्यादा ही पैसा इन लोगों को दे दिया था, क्योंकि इन लोगों का भी फाइनेंस कमजोर था। तो जो पैसा अधिक दिया है तो पैसा भी वसूलेगा ना 3-4 साल अलग से। अब तुम देखो जीएसटी प्लस कंपनसेशन शेष जोड़ के तुम्हारा 6.6% कलेक्शन है, यानी कि कहने का मतलब यदि मैं कंपनसेशन शेष को घटा दूँ तो सेम हो जाएगा, वही हालत हो जाएगा, 6.2 और 6.3 वाला स्थिति हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जीएसटी लाने से कोई टैक्स कलेक्शन आपका बढ़ा नहीं है, वो थोड़ा कंपनसेशन से 0.4 बढ़ गया और कुछ नहीं है। बात समझो, ये बोलना चाह रहा है उसमें। तो रेट और स्लैब्स आर रैशनलाइज एट द अर्लीस्ट टू द लीस्ट टेक द एवरेज रेट। हाँ, कोशिश यही होना चाहिए कि इस तरह स्लैब बनाए ताकि रेवेन्यू न्यूट्रल लेवल पर पहुंच सके। कितना है रेवेन्यू न्यूट्रल? 17%। बिल्कुल। आगे देखो, अभी देखो विवेक देवराय, जानते हो ये चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, जो कि प्रधानमंत्री के होते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा बात किया है। इन्होंने कहा है कि सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है रेवेन्यू, हाँ, जीएसटी की वजह से। आइडियल जीएसटी रेट होना चाहिए वही
रेवेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए और एक होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो हाईएस्ट रेट है 28% उसको घटाना होगा, बट इन्होंने ये नहीं कहा कि लोअर वाला को उठाना होगा। अब इसको घटाओगे तो और कम हो जाएगा। इसे 28 को तुम 18 कर दे रहे हो, अब 5 को तुम 18 नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा और घट जाएगा रेवेन्यू। क्योंकि 5 को 18 करने में पॉलिटिकल कंसिडरेशन का बात आ जाएगा वहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो हमको बेसिक स्ट्रक्चरल जो इशू है जहाँ प्रॉब्लम उसको एड्रेस करना होगा। और देखो इंडिया अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे जी रहा है। हाँ, इंडिया में और ज़्यादा जीएसटी और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सकता है। टैक्स कलेक्शन में जीएसटी है, एक कॉर्पोरेशन है, बताए ना अभी 3 एलिमेंट सबसे ज़्यादा जो होता है, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स जो इंडस्ट्री के ऊपर लगाया जाता है, और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब पर्सनल टैक्स। बात समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखो, अब तुम खुद देखो भारत का जो डेप्ट है, पब्लिक डेप्ट समझते हो, जो फिजिकल डिफिसिट बढ़ते चला जाता है ओवर द ईयर। कितना फिजिकल डिफिसिट है इस ईयर का बताओ तो? 13 और 14 का 5.9%। कोविड के टाइम में बहुत बढ़ गया था ना, देखो कोविड के टाइम में 9.2% हो गया था, और इस बार कितना है? 5.9%। 5.9% फिजिकल डिफिसिट। क्या होता है फिजिकल डिफिसिट का मतलब? जो बजट हम पेश कर रहे हैं, कमाई कम हुआ और थोड़ा कर्जा लेना पड़ा तब देना पड़ा। कितना कर्जा लेना पड़ा जीडीपी का? 5.9% कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि कंट्री में उतना कमाई नहीं है, खर्च ज़्यादा है कंट्री में। बात समझो, तो 5.9% तुम्हारा फिजिकल डिफिसिट। और यही फिजिकल डिफिसिट तुम अगले साल नहीं दोगे तो जमा होते चला जाएगा, वही पब्लिक डेट बन जाएगा। और एक समय पब्लिक डेट जब बन जाएगा तो बच्चे लोग जो पार्ले जी बिस्किट 5 रुपये में खा रहे हो 10 रुपये में खाओगे तुम। बात समझ में आ गया? सब पैसा चला जाएगा तुम्हारा टैक्स के रूप में, क्योंकि चुकाना है। तो जो अल्टीमेट जो सफर होता है वो कंज्यूमर होता है पब्लिक डेट का, समझ लो। यदि सरकार का नीति गलत हो, पाकिस्तान में क्या हुआ बताओ जरा? इतना पब्लिक डेट हो गया कि एक सिंपल इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है वहाँ पे। हाँ, एक तुम बिजली भरने के लिए जाओ 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लग रहा है, पब्लिक डेट ज़्यादा हो गया, कर्जा हो गया। हाँ जी, अच्छा जगह पे नहीं है बिजली, वहाँ पे हालत ख़राब है। पाकिस्तान तो टूट जाएगा, बढ़िया से टूट जाएगा पाकिस्तान, देखते जाओ तुम, समझे? हालत ख़राब है पाकिस्तान का। एक नेता है वो भी जेल में है, जो सबसे पॉपुलर नेता है वो जेल में है, और वहाँ पे आतंकवादी 2 ग्रुप है कि नहीं है बताओ तो? परेशान करके रखा है। बताओ, क्योस मच गया, पॉलिटिकल मोरास, इकोनॉमिक मोरास, बर्बाद, ना कोई डेमोक्रेसी है, पूरा बर्बाद। और अलग से टेररिज्म हो रहा है, उस कंट्री से क्या कर सकते हो? हाँ, भारत के लिए अच्छा खबर है कि बुरा खबर है? भारत के लिए सबसे बुरा खबर है ये, भारत के लिए ही बुरा खबर है पूरा वर्ल्ड में। कहो क्यों? अरे भाई, दोस्त को ना बदल सकते हो तुम, पड़ोसी को थोड़ी बदल सकते हो। पाकिस्तान तो रहेगा आगे भी। हाँ नहीं जी, अटल बिहारी वाजपेयी का बात है, समझा करो ना, खाली तुम ही लोग का नेता बनना है। छोटा बच्चा लोग हो भी, ठीक है? जब अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे थे तो उसमें जन्म भी नहीं लिया होगा तुमने। हाँ सही बोल रहे हैं हम लोग छोटे छोटे होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी करिश्मा था, मोदी जी से बहुत बड़े ऑरेटर थे वो। अब इस बात को समझो, यहाँ पे देखो पब्लिक डेप्ट। हाँ, कहानी तो पब्लिक डेप्ट से ही शुरू हुआ। अभी भी आईएमएफ ये अंदाजा लगा रहा है कि 80% ही पब्लिक डेप्ट रहेगा। अब देखो सबसे आइडियल कितना होता है? 60%। अभी कितना है? अभी भी 80% ही है। हाँ, 62 65 तुम्हारा सेंटर का और 20-25 तुम्हारा स्टेट का, वो वेरिएशन ले लो, दोनों को मिलाओगे तो 80 या 85 हो जाएगा। और 2028 तक तुम्हारा 80 और 85 जीडीपी का रहेगा। तो कायदे से ये 2025 और 26 तक ही 60% हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना पब्लिक डेप्ट रहेगा, जितना कर्जा रहेगा, उतना ही जनरेशन को असर पड़ेगा। मैं यहाँ पे आईएमएफ क्या अनुमान लगा रहा है? आईएमएफ अनुमान लगा रहा है कि 2028 तक, फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 80% ही तुम्हारा पब्लिक डेप्ट रहेगा। बात समझे? विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। द जनरल गवर्नमेंट बजटिंग डिफिसिट ऑल्सो, हाँ, जो भारत सरकार का जो फिजिकल डिफिसिट है वो भी ऐसे ही रहेगा, 6% 7% ऐसे ही रहेगा। एक टाइम था, याद करो, FRBM एक्ट बताए होंगे। FRBM एक्ट में बोला गया था 0.5 कम करते 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 नीचे ले जाना है। अब देखो बीच में कोविड आया, सब पलट दिया। कोविड आते ही 9 करना पड़ा हमको, और अभी घट के तुम्हारा 5.9 हुआ है। आगे देखो स्टूडेंट क्या करना होगा हमें। हाँ, तो देखो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट। सरकार ने, देखो सरकार ने बहुत अच्छा किया ना, एग्जेम्पशन फ्री इनकम टैक्स रिजिम बनाया ना। वही कि जो आदमी 3.5 लाख से ऊपर, वही 2.5 लाख या 3 लाख, 3.5 लाख से ऊपर जाके देख लेना बजट में, 3.5 लाख से ऊपर जो कमा रहा है, 7.5 लाख से नीचे कमा रहा है, वो भी टैक्स ब्रैकेट में आएगा, बट उसका टैक्स कटेगा नहीं। ये सही तरीका है, समझे? ये यानी कि आपका जो टैक्स ब्रैकेट में लाना जरूरी है लोगों को।
नंबर 1 सही है। ये कोशिश करना चाहिए कि मैनी टैक्स पेयर को हम अंडर रखें, समझे, और टैक्स सिस्टम को और सिंप्लीफाई करें। जीएसटी तो अभी भी लोग को समझ में नहीं आता है। हाँ, जीएसटी पे चुटकुला बनता था, जो जीएसटी समझ गया वो बहुत विद्वान है। नोटबंदी जो समझ गया बहुत विद्वान है। जीएसटी स्पेशली, जीएसटी है, दम है जीएसटी का कैलकुलेशन में ना, बहुत खतरनाक है अंदर का। नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता है जीएसटी को, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बगल में रखना पड़ता है। बात समझे? तो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल करो और न्यूट्रल तक ले जाओ, 17% तक उसको, समझे? हाँ हाँ। हाउएवर द ओवरऑल फिजिकल कंडीशन विल नॉट इंप्रूव क्विकली। बस जीएसटी करने से नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी तो आपका एक सोर्स हुआ ना, आपका पर्सनल टैक्स होगा, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स होगा, हर जगह ही सुधार करना होगा। तब जाके जो सपना देख रहे हो कि 25% का हमारा टैक्स कलेक्शन तब हो सकता है, केवल जीएसटी करने से नहीं होगा। और भी ना सोर्स है इनकम का सरकार के पास। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिपोर्ट बोला है? उसने कहा है कि जो भारत का जो पोटेंशियल है और जो अभी जो कर रहा है उसमें 5% का गैप है। अभी कितना कलेक्शन है बताओ? सेंट्रल कलेक्शन कितना है? 11 से लेकर 12%, और सेंट्रल और स्टेट पुट टुगेदर 17 से 18% है ना। तो कहने का मतलब इसमें 5% और ऐड हो सकता है। कहने का मतलब 23-24 तक पहुंच सकते हैं। 17-18 में 5 जोड़ दो बाबू, 23-24 के आसपास हो जाएगा ना। 23-24 आसपास होने का मतलब क्या है कि हमारे ऐसा कंट्री, डेवलपिंग कंट्री भी तो इसी तरह प्रोग्रेस कर रहा है 25% के आसपास ही। तो 5% का कमी है, फाइनेंस कमीशन ये बोल रहा है, समझे? तो इसलिए होना चाहिए। अब देखो, यदि ऐसा होता है तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो सरकार मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगी, मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर क्राउडिंग होगा, क्राउडिंग होगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगा, समझ गए? इसलिए सरकार को जीएसटी सिस्टम में रिफॉर्म करना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे टैक्स कलेक्शन और तेज़ी से बढ़े, और स्टेट और सेंटर पुट टुगेदर कम से कम 25% के आसपास होना चाहिए, कि जो पीयर कंट्री अभी इंजॉय कर रहा है। बात समझ में आ गया ना? हो गया खत्म। आगे देखो, आदित्य L1 मिशन, ये भी हमारे लिए कोहिनूर है इसरो का। जैसे चंद्रयान 3 की है ना, इस तरह आदित्य भी है। L1 का मतलब क्या था? लैग्रैंज पॉइंट। क्या होता है लैग्रैंज पॉइंट का मतलब? ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ का बैलेंस हो जाए और इसलिए डिफ्लेक्ट ना हो। नहीं तो सन बहुत बड़ा है ना, खींच लेगा वो। हनुमान जी थोड़ी जा रहे हैं कि हनुमान जी खींच लेंगे सन को। यहाँ पे सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट तो ऐसे उड़ा देगा पकड़ के। इसलिए ऐसा पॉइंट पे डालना होगा, लैग्रैंज पॉइंट पे डालना होगा, ताकि जहाँ पे बैलेंस हो जाए, समझे? सन भी यहाँ से बहुत भयानक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, सन यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता तो काहे घूमता अर्थ? यह प्रमाण है कि अर्थ जो घूम रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। हाँ, अर्थ भी लगाता है, बट अर्थ नेग्लिजिबल है। अब एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट क्या लगाएगा? थोड़ा सा लगाता है, नेग्लिजिबल है वो। जैसे अभी तुम ऊपर से कूदेगा तो तुम भी लगा रहा फोर्स अर्थ पे, अर्थ तुमको किस तरह खींचेगा? झड़ाक्स है कि नहीं बताओ? तो फोर्स तुम भी लगा रहा है। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं ना स्टूडेंट, अभी हमारा फोर्स उससे भी लग रहा है, सुनील से भी लग रहा है, शैलजा से भी लग रहा है, साक्षी सबसे लग रहा है। इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। पढ़ा होगा 11th-12th में। ये चार्ज के लिए भी हो सकता है, ये तुम्हारा मास के लिए भी हो सकता है। बहुत है, चार्ज के लिए हुआ तो कूलम्स लॉ, और यदि उसके लिए हो तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन का, और कूलम्स तो कूलम्स का। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये तो बेसिक फिजिक्स है ना। तो आखिर ग्रेविटेशनल बैलेंस, तो लैग्रैंज पॉइंट 1 इसलिए चुना गया है। देखो यहाँ पे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 30 अगस्त को। मामला समझो है क्या? अच्छा, मैं तुमको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मैं डिफरेंस समझाता हूँ चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन का। बहुत अंतर है। अब हमारा जो गया चंद्रयान 3 मिशन, उसमें लैंडर था, रोवर था, सही बात है ना। लैंडर लैंड कर लिया, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, रोवर भी है। टोटल कितना? 6 पेलोड। लैंडर के पास 6 पेलोड और रोवर के पास 2 पेलोड, टोटल 6 पेलोड। कल गलती से बोल दिए होंगे 6 पेलोड तुम्हारा लैंडर का, नो, दोनों मिला के 6 पेलोड है। 4 तुम्हारा लैंडर का है और 2 किसका है? तुम्हारा रोवर का है, प्रज्ञान का है, और विक्रम का तुम्हारा 4 पेलोड से। विक्रम का क्या काम होगा? लैंडर का काम क्या होगा? सिस्मिक एक्टिविटी को जानना, टेम्परेचर वेरिएशन को जानना, समझे, एंड सो ऑन। और इसका काम क्या होगा? रोवर का, प्रज्ञान का काम क्या होगा? हाँ, मिनरल्स को जानना, और वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है फ्रोजन आइस, ये सबको जानना,
समझ गए। अब देखो चंद्रयान 3 मिशन जो है कि मून पे लैंड करने का बात है, यहाँ तो लैंड नहीं कर सकते हो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या हम जाए उसमें ज़मीन पे चले गए, इसमें क्या है कि हम उतना करीब नहीं जा सकते। हम जानते हैं स्टूडेंट, देखो अब उसमें कितना डिस्टेंस था, लगभग 4 लाख किलोमीटर लगभग। मून और अर्थ का जो डिफरेंस है लगभग 4 लाख के आसपास है, मैं रफली बता रहा हूँ। मगर सुनो अच्छे से, मगर अर्थ और सन का डिफरेंस बच्चे लोग इधर ध्यान दो, 150 मिलियन किलोमीटर है। बुझने आता है? 150 मिलियन है किलोमीटर, 150 मतलब क्या, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुझने आया? कहाँ 4 लाख और कहाँ 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब सोचते रहो बैठ के, बहुत दूर है अभी इमेजिनेशन भी नहीं जा रहा कितना दूर होगा। समझ गए? तो क्या तुम उतना लंबा यात्रा कर पाओगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम करोगे क्या? तुम ये कर रहे हो स्टूडेंट कि अर्थ से, सुनो अच्छे से, अर्थ से तुम 1.5 मिलियन किलोमीटर तुम क्रॉस करोगे। हाँ ये भी बहुत है, चंद्रयान से ज़्यादा कर रहे हैं। अर्थ से, अर्थ का डिस्टेंस ही होगा अर्थ से 150 किलोमीटर पूरा लंबाई, 150 किलोमीटर पूरा लंबाई। यहाँ मान लो सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ से स्टार्ट करो 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 लाख तक डिस्टेंस कवर होगा और यहीं पे रुक जाएगा। और यहाँ से ये चेक करेगा मून में हरकत क्या है, मून का कोरोना क्या है, मून का एटमॉस्फेयर क्या है, क्या सोलर फेयर्स है, क्या सोलर विंड है। हाँ, और एक चीज़ जानोगे, अद्भुत बात है, जो नासा का जो सोलर पार्क मिशन है, पता है वो क्या है? कि बाबू ये जो सन है ना, सन का डिस्टेंस लो, यहाँ लगभग 4 मिलियन होगा, 4 या 6 होगा, अभी बताऊंगा। वहाँ से वो, ये हम अर्थ के डिस्टेंस से ले रहे हैं, तो अर्थ के डिस्टेंस से मात्र ये कितना दूर गया है? 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन। ये तो सन के हिसाब से, सन के इस तरह डिस्टेंस है, बहुत नज़दीक है। नासा का जो मिशन है बहुत आगे का मिशन है वो, जो 2025 में लॉन्च करेगा नासा। बात समझ में आ रहा है? दैट्स अ बिग डिफरेंस। तुम लोग इधर से मत नाप लेना, इधर से नापोगे तो बहुत एरिया कवर कर चुका है वो। देखो अब देखो यहाँ पे देखो, इसरो ने बिल्ड किया आदित्य L1, हाँ वो हो गया। देखो ये न्यूज़ एक दिन पहले का था, मिशन से पहले, बट हम लॉन्च कर लिए ना स्टूडेंट। हाँ ये मिशन ऑफ लैंडिंग रोविंग वाला नहीं है, इन सिटू एक्सप्लोरेशन नहीं है ये। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लैंग्वेज 1 पॉइंट पे हम डालेंगे, वो जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगा अर्थ से, अर्थ के रेफरेंस से है, यानी 15 लाख किलोमीटर। 150 है, यानी कि अब कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है, तो हम 15 लाख डिस्टेंस कवर करें अर्थ से, यानी कि अभी बहुत दूर है। हाँ, फॉर दिस लोकेशन वन कैन हैव, देखो इससे इस लोकेशन क्यों, आखिर यही लोकेशन क्यों? क्योंकि इस लोकेशन से 24/7 अर्थ को बढ़िया से ऑब्जर्व कर पाओगे, सॉरी सन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। बोलो कि तुम लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि आखिर सन को ऑब्जर्व तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इतना दूर भेजने की क्या ज़रूरत है? देखो बच्चे लोग, जो सन से जो रेज आता है ना, वो केवल हम विजिबल रेज ही देख सकते हैं, बाकी बहुत सारा रेज होता है, यूवी उसका बहुत सारा रेज, जैसे तुम्हारा और भी बहुत सारा रेज होता है, मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बताऊंगा। तो बहुत सारा रेज को हम नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। यदि बहुत सारा रेज को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए तो हम सोलर सिस्टम का मिस्ट्री को नहीं जान पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जितना नज़दीक पहुँचेंगे वहाँ से हम हर तरह का रेडिएशंस को हम कैप्चर कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। इसी को स्पेक्ट्रल इमेजिंग कहा जाता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, कि अलग अलग लाइट को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चेक करना, ताकि जो सोलर सिस्टम का जो मिस्ट्री है, जो सन का मिस्ट्री है, उसको हम सुलझा सकें। बात समझ में आ गया ना? और तुम जानते हो, मैं बता चुका हूँ, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हाँ, जानते हो स्पीड क्या है सनलाइट का, वो भी जानते हो। और कितना टाइम लगता है लाइट को पहुँचने में अर्थ पे? 8 मिनट्स लगभग। हाँ 8 मिनट 30 मिनट्स होगा, 32 मिनट समथिंग, 8 मिनट लेके चलो। अब देखो ये जो परंपरा है कि सन को एब्जॉर्ब करने का, ये नया चीज़ नहीं है। 17वीं सेंचुरी में जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए गैलीलियो ने किया था। इनफैक्ट गैलीलियो ने अपना आँख भी खो दिया इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो उस समय का जो भी क्रूड टेलीस्कोप था, यानी कि रॉ, क्योंकि टेलीस्कोप जो बनाया उसके बाद न्यूटन ने बनाया है टेलीस्कोप, न्यूटन को श्रेय जाता है अच्छा टेलीस्कोप का। गैलीलियो का जो पहले का जो टेलीस्कोप था वो बहुत क्रूड था, रॉ था वो। तो वो जब टेलीस्कोप से देख रहा था स्टूडेंट, तो उसने सन स्पॉट देख लिया। सन फिर मैं बताऊंगा, जो 11 साल का जो साइकिल होता है सन का भी अपना, उसको देख लिया।
और उसको देख लिया तो देखो बाद में उनका आई साइड बाद में उम्र के साथ खराब हो गया। ऐसा कई साइंटिस्ट है ना, गुड्डी उड़ाते हुए मरे थे ना, पतंग उड़ाते हुए। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, चल दिए वो। कई से देखो, मैडम क्यूरी देखो, मैडम क्यूरी ने जो खोजा उसी चीज़ से वो मर गई। हाँ, वही मैडम क्यूरी जिनको 2 नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मात्र एक ही साइंटिस्ट है दुनिया में जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिला है, वो मैडम क्यूरी है, और दोनों अलग चीज़ के लिए। समझ गए? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपने कार्य की वजह से ही वो गए हैं। ये भी है। आगे देखो, अच्छा, वाई इज इट इम्पॉसिबल? चंद्रयान पे तो बढ़िया से तुम लैंड कर दिया, सन पे क्यों नहीं जा सकते? कैसे जा सकते हो बताओ जरा हमको। सन का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि नीचे वाला जो लेयर है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, है ना। नीचे एकदम कोर वाला होता है क्रोमोस्फीयर, बीच का जो होता है फोटोस्फीयर, और ऊपर वाला जो होता है कोरोना। अब कोरोना बोल के अभी कोविड वाला याद मत कर लेना बच्चों। कोरोना का जो आकार होता है वो कोविड के साथ मैच करता है, इसलिए इसको कोरोना कहा जाता है। जो सन का आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको कोरोना बोलते हैं। जब कोरोना को ऑब्जर्व किया गया, एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और ये वायरस का भी ऑब्जर्व किया, तो लगा कि वो कोरोना के साथ ही मैच करता है, इसलिए वायरस का नाम कोरोना रखा गया है। सन का आउटर स्ट्रक्चर को कोरोना बहुत पहले से बोला जा रहा है। इनफैक्ट सन का आउटर स्ट्रक्चर का रिजेंबल हुआ, इसलिए उसको कोरोना वायरस कहा जाता है। बात समझे? तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब खुद देखो, सन का बहुत है 6000 डिग्री सेल्सियस है अंदर का फोटोस्फीयर का, और जो एटमॉस्फेयर कोरोना का वो तो और ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म है वो। जानते हो ना, हीलियम प्लस H मिल के न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसके बाद हीलियम बनता है, लॉट ऑफ लाइट रिलीज, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, लॉट ऑफ सोलर फ्लेयर्स रिलीज। अब यहाँ पे देखो, जो इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, US पार्कर सोलर प्रोब, देखो ये कहाँ तक जाएगा, 6.2 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। समझे? यानी कि 150 किलो, ये जो 150 मिलियन किलोमीटर है, इसको क्रॉस करते 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 सन से कितना डिस्टेंस बचेगा? केवल बस 6 मिलियन किलोमीटर बचेगा। हद नज़दीक है ना। मतलब ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होगा अभी तक का ह्यूमन काइंड का, यदि ऐसा नासा कर लिया तो। कहीं का भी अचीवमेंट बड़ा अचीवमेंट होता है स्टूडेंट। बात समझ गए? सन के रेफरेंस से 150 को क्रॉस करते हुए वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर चाहिए होगा, क्योंकि उतना नज़दीक तुम सन को पहुँच जाओ, एक बार में तुमको जला देगा। नहीं, किस लेवल पे ट्रेमेंडस हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा वहाँ पे। इसके लिए जो सील्ड मटेरियल चाहिए बहुत तगड़ा चाहिए, क्रोमियम सब का बना हुआ चाहिए, टाइटेनियम का बना हुआ होना चाहिए। याद है ना क्रोमियम और टाइटेनियम? जहाज डूबा था ना बीच में। हाँ, तो थोड़ा मिस्ट्री जान लेते। मिस्ट्री जानो सन का। सन का मिस्ट्री देखो। अरे सन में सबसे अजूबा पता है क्या है? जो फोटोस्फीयर है, बीच का जो लेयर है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये गर्म है। सबसे बड़ा गुत्थी है कि उसके ऊपर का जो कोरोना है, कोरोना कैसे 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म हो सकता है? ये अद्भुत मिस्ट्री है। देखो, कायदे से जो गर्मी होता है, जैसे देखो सिंपल, मैं तुमको एक सिंपल भाषा में समझा दूंगा इस चीज़ को। हाँ, गांव देहात में या फिर यहाँ पे भी तुम तापते हो ना ऐसे करके, ठंडा लगता है ठंडा मौसम में, तुम बाबू नज़दीक बैठे हो तो ज़्यादा गर्म आएगा ना, दूर जाओगे तो कम गर्मी लगेगा। इसलिए कई बार हम लोग नज़दीक बैठ के हम लोग ताप रहे होते हैं, दूर जाते हैं तो फिर गर्मी कम हो जाता है। यहाँ तो मिस्ट्री है। जो फोटोस्फीयर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और जो कोरोना है, जो ऊपर का लेयर है, जो सन का आउटर लेयर है, वो देखो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म है। ऐसे कैसे हो सकता है? आउटर लेयर हमेशा कम गर्म होना चाहिए। तो सबसे बड़ा गुत्थी यही है सन का, कि कायदे से होना चाहिए फोटोस्फीयर ज़्यादा गर्म होना चाहिए कोरोना से। मगर फोटोस्फीयर कम गर्म है, बहुत ही कम गर्म है एज कम्पेयर टू कोरोना। देखो ना, 6000 कहाँ 2 मिलियन, अंतर है। क्या बोले? सॉरी 60,000 है वो। हाँ 60,000 कहाँ, 60,000 कहाँ 2 मिलियन, बहुत अंतर है स्टूडेंट। सबसे बड़ा मिस्ट्री है। हाँ ठीक है, बोलने में गलती हो गया है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ तुम लोग को। मिस्ट्री है। तुम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया गया था ना, और कई बच्चे लोग नए हैं, इसलिए उन लोग को ज़्यादा कन्विंस करना पड़ रहा है मुझे। डेटा कहीं गड़बड़ हो जाएगा, पुट कर लो वहाँ पे। तो ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है कि फोटोस्फीयर में गर्मी है, मगर कोरोना में इतना गर्मी कैसे हो सकता है? ये फर्स्ट मिस्ट्री है। दूसरा मिस्ट्री है कि कैसे चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड कैसे सन से निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है सन का, वो कैसे निकलता है? कैसे चार्ज पार्टिकल, जो बहुत ही चार्ज पार्टिकल निकलते हैं और हमारे अर्थ को भी हीट करता है ना। ऑरोरा ऑरिलिस सुने हो तुम लोग?
जो पोल में बनता है, बहुत ही अच्छा कलर, वो कैसे बन रहा है? चार्ज पार्टिकल निकलने की वजह से बन रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बनता है ये सब चीज़। बात समझे? नंबर 1 तो सबसे बड़ा देखो, फर्स्ट वन समझ गए ना, कोरोना क्यों इतना गर्म है एज कम्पेयर टू फोटोस्फीयर। दूसरा क्या है कि वाई द सन, क्यों सन हाई एनर्जी पार्टिकल्स छोड़ता है, जो कि बहुत डेंजरस है एस्ट्रोनॉट्स और तुम्हारा स्पेस क्राफ्ट के लिए। देखो 2021 में यही सवाल पूछा गया था ना कि जो सोलर फ्लेयर्स है जो सन छोड़ता है, इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है अर्थ पे। तो अर्थ का एस्ट्रोनॉट्स को दिक्कत हो सकता है। हमारा जितना भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड मतलब जो देखते हो ना पावर हाउस में जो डिस्कम्स वगैरह सब है, वो सब एक ही बार में फेल कर जाएगा आपका। जो इलेक्ट्रिसिटी आप जा रहा है एक जगह दूसरी जगह, सब फेल कर जाएगा पावर ग्रिड सब। देखो ये घटना हुआ है पहले भी। तो आखिर क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से सोलर विंड में इतना स्पीड आता है और वो हाई एनर्जी पार्टिकल को रिलीज कर रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये सबसे बड़ा 2 मिस्ट्री है। इसी को ढूंढने के लिए जा रहा है आदित्य L1 मिशन, समझे? इसी के लिए है। अच्छा तुम नासा का तुम्हारा पार्कर मिशन देखो, तो सोलर विंड का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं अपर एटमॉस्फेयर में, यानी कोरोना से निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? क्या उसका आधार है? क्या प्रिंसिपल है? पीछे क्या रीजन है? उस रीजन को हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। आगे देखो, थोड़ा सोलर साइकिल के बारे में जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेम चीज़ मैं ज्योग्राफी में स्टार्ट करूँगा, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तुम लोग को, सेम चीज़ है। देखो सन का ना 11 साल का एक्टिविटी साइकिल होता है, 11 साल का साइकिल होता है, समझे? इसमें पिक भी होता है, ट्रॉ भी होता है, यानी कि सोलर मैक्सिमम भी आता है, सोलर मिनिमम भी आता है। बात समझे? अब देखो जो सोलर मैक्सिमम आने वाला है तुम्हारा 2025 को सोलर मैक्सिमम आएगा। क्या होता है सोलर मैक्सिमम? सोलर मैक्स सुनो, बढ़िया सुनो, सोलर मैक्सिमम के टाइम में जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही सन स्पॉट बनेगा, सन में दाग रहेगा, काला काला दाग हो जाएगा। और जितना ही सन स्पॉट बनेगा उतना ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स वहाँ से निकलेगा। और सोलर मिनिमम क्या है तुम्हारा? मतलब सन स्पॉट कम होना और कम चार्ज पार्टिकल निकलना। और ये 11 साल का साइकिल है। अब सोलर मैक्सिमम कब आएगा? 2025 में आएगा। अभी क्या चल रहा है? 23 चल रहा है ना जी, और 2025 में आएगा। हो सकता है उस समय एस्ट्रोनॉट को बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि उस समय हाईली चार्ज पार्टिकल वो छोड़ेगा। देखो साइंटिस्ट, बिल्कुल साइंटिस्ट सन स्पॉट को ही ट्रैक करके पता कर रहे होते कि साइकिल कौन सा, ये 9th ईयर हुआ या 10th ईयर हुआ। आखिर ये सन स्पॉट को ही चक्कर में वो गया ना आँख उसका, गैलीलियो का, यही सन स्पॉट डायरेक्ट हिट कर गया उसका। हो सकता है वो मैक्सिमम टाइम में देख लिए हो। बात समझ में आ गया ना? तो बिगिनिंग देखो, बिगिनर क्या होता है? शुरू में जो होता है सोलर मिनिमम से स्टार्ट होता है, जब पीक पे जाएगा तो सोलर मैक्सिमम। और क्योंकि बिगिनिंग में जो होगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होगा, बट जब मैक्सिमम टाइम में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही सन स्पॉट्स बनेगा, और जितना ही सन स्पॉट बनेगा उतना ही हाईली चार्ज पार्टिकल वहाँ से निकलेगा। समझे ना? वही सब चीज़ बताया गया है। देखो सोलर, जैसे सोलर फ्लेयर्स, यानी कि तुमको पूरा सोलर फ्लेयर्स दिखेगा। सोलर फ्लेयर मतलब क्या है? एकदम बड़ा बड़ा आग का बवंडर निकलेगा वहाँ से। अब बताओ वो इतना बवंडर निकला और तुम्हारा यहाँ सैटेलाइट घूम रहा है, एक बार में सैटेलाइट खत्म कर देगा तुम्हारा। मजा तो आएगा, दूसरा विषय है। इसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कोरोना का मास इजेक्ट हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है, आग का गोला निकलेगा, समझे? देखो दे कैन स्प्यू, हाँ देखो लाइट भी निकल रहा है, एनर्जी भी निकल रहा है, बहुत सारा सोलर मटेरियल भी निकल रहा है। सोलर साइकिल बच्चे लोग नया चीज़ नहीं है, 1755 में ही ट्रैक हो गया था, और ये जो अभी है 25th फेज है। और जैसे कि मैंने कहा है कि सोलर मैक्सिमम हम लोग जुलाई 2025 को देखने वाले हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और जितना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो उतना ही सन स्पॉट ज़्यादा बनेगा, जितना ही सन स्पॉट ज़्यादा होगा उतना ही सोलर विंड बहेगा, उतना ही सोलर फ्लेयर्स निकलेगा वहाँ से। हाँ थोड़ा सा ये भी देखो, सन स्पॉट क्या होता है वही चीज़ बताया गया यहाँ पे। देख लो सोलर मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हारा काम तो करता है इंटीरियर, अंदर काम कर रहा होता है, कोर में काम कर रहा होता है, फोटोस्फीयर में काम कर रहा होता है, बट ऊपर जाता है वो रेज होता है तुम्हारा, और डार्क स्पॉट बन जाता है तुम्हारा कोरोना में, उसी को बोलते हैं सन स्पॉट। सोलर फ्लेयर्स क्या होता है? हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो तुम्हारा सन स्पॉट्स के अंदर बन रहे होते हैं, उसके बाद वो निकलेगा वो। हाँ जब देखो वही कन्वर्ट होता है लाइट में और हीट में। और देखो कई बार उसके साथ साथ तुम्हारा हाई एनर्जी एक्स रेडिएशन भी निकलता है, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल भी निकल रहा होता है, और वो अलग अलग चला जाएगा, जुपिटर के पास चला जाएगा, सन के अर्थ के पास चला जाएगा, अलग अलग जगह, मार्स पे चला जाएगा, मरकुरी पे चला जाएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में जितना भी है सब पे चला जाएगा वो। द फ्लेयर्स आर सीन एज अ ब्राइट, देखो फ्लेयर्स कैसे पता चला? यदि तुमको सन में ब्राइट स्पॉट दिखा, इसका मतलब उतना तप रहा है, उतना ही सोलर फ्लेयर्स है। मतलब मास इजेक्शन वो कोरोना का हिस्सा है, समझ गए ना? हाँ
तो वी सी द सोलर बिल बाय द फोटोन्स, लाइट जो रिलीज कर रहा है उससे हम देख सकते हैं उसको। हाँ, कोरोनल मास इजेक्शन देखो जो मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड स्टेज में हो वो निकलता है वहाँ से, इसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। अब देखो ये कब होता है, जब बिलियन एटॉमिक बम्स जो प्रोड्यूस करता है वो तुम्हारा यहाँ आराम से प्रोड्यूस कर लेता है, इतना ज़्यादा एनर्जी होता है इसमें, सो मच एनर्जी इट पोजेस। इसलिए स्टूडेंट कई बार तुमको ऑरोरा ऑलिस दिखता है, बोले ना नॉर्थ पोल साउथ पोल में, इसी की वजह से दिख रहा होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स की वजह से दिख रहा होता है। तो देखो इसका असर अर्थ पे क्या पड़ेगा, यदि ये सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन हमारे अर्थ के आसपास है, हमारे अर्थ के स्पेस पे आए तो बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा इसका, समझे। सैटेलाइट डैमेज हो सकता है, एस्ट्रोनॉट्स को दिक्कत पहुंचा सकता है, ये पावर ग्रिड आपका बर्बाद हो सकता है, जो डीप सी कैनल्स है, नीचे हम केबल्स लगाए हैं ना नीचे ओशन में इंटरनेट के लिए, वो सब बर्बाद हो सकता है आपका। इनफैक्ट एक हो चुका है इंसिडेंट 1989 में, देखो ये CME की वजह से, कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से नॉर्थ अमेरिकन पावर ग्रिड पूरी तरीके से ठप पड़ गया था, समझे। और पोलर रीजन में भी तुम्हारा ऑरोरा बना था, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ब्राइट कलर लगता है, जैसे इंद्रधनुष देखते हो ना, जो रेनबो जो दिखता है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ये जाकर देख लेना। आगे देखो यहाँ पे थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, ये क्या इसमें बताता है कि मैग्नेटिक अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो इसी के वजह से हमारा अर्थ बचा हुआ है। सुनो बाबू बच्चे लोग, अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना, थैंक्स टू आवर मैग्नेटिक फील्ड कि जो ये आता है यहाँ से, सुनो यहाँ से जो इजेक्शन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, मगर यदि ये जितना वीक होने लगेगा उतना ही तुम्हारा रिसीव करेगा फिर ये। तो ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके वजह से बहुत फायदा होता है, बहुत सारा तुम्हारा रेडिएशन सब अर्थ पे नहीं पहुंचता, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखो इसका भी अलग अलग है, G1 से लेकर G5 है। G1 का मतलब सबसे वीकेस्ट और G5 का मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। सब क्या है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है। हाँ, इज अ ब्रीफ डिस्टर्बेंस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब है, सुनो मैंने थोड़ा सा अलग बता दिया तो आई विल करेक्ट माई सेल्फ। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब है कि सन का जो चीज़ है वो डिस्टर्ब कर रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को। कब ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और सबसे कम कब करेगा, जब सबसे वीकेस्ट हो। कहने का मतलब जो G1 होगा तो उस समय बहुत कम ही डिस्टर्ब करेगा, कम ही कमज़ोर करेगा हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को। मगर जब G5 होगा तो उस समय हमारे अर्थ मैग्नेटिक को बहुत डिस्टर्ब करेगा, और उसके वजह से जो मास इजेक्शन हो रहा है, जो सोलर विंड है वो बहुत ज़्यादा अर्थ में आ जाएगा। जब अर्थ में आएगा तो पावर ग्रिड खत्म हो जाएगा हमारा, एस्ट्रोनॉट्स को दिक्कत हो जाएगा, स्पेस डिवाइसेस को दिक्कत हो सकता है। समझ गए ना, वही चीज़ बताया गया। देखो थैंक्स टू आवर अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, वही मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का आयनोस्फीयर और अर्थ का एटमोस्फीयर। अब देखो ना अर्थ का एटमोस्फीयर क्या है कि ऊपर से कुछ भी गिरता है तो बस्ट हो जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट में जानते हो ना, कुछ भी चीज़ आपका डेब्रिस बनता है, डेब्रिस बन जाता है ना, नीचे नहीं गिरता कि वो आयनाइज हो जाता है। ये सब हमारे पास साधन है। आखिर सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर क्यों सन का ऑब्जर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चलो स्पेक्ट्रोस्कोप का इन्वेंशन तो बहुत पहले ही हो गया, मतलब अलग अलग रेस को चेक करना। जितना डिफरेंट रेस को हम चेक करेंगे उतना ही हम सन का मिस्ट्री को या सेलेसियस बॉडी को मिस्ट्री को हम सुलझा पाएंगे। अभी तक जो भी स्पेक्ट्रोस्कोप मौजूद है हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में, जो टेलीस्कोप के साथ लगाया जाता है, याद करो ना, जो हमारे पास इंटरनेशनल वाला है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में दिया गया है, उसमें भी टेलीस्कोप है। बहुत सारा हबल टेलीस्कोप बताए थे तुम लोग को, हाँ, तो बहुत सारा स्पेक्ट्रल इमेजिंग बताए थे ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी सब। अभी तक जो भी टेलीस्कोप है हमारे पास, अभी तक हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला मेथड है, हम दो ही लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं, एक तुम्हारा विजिबल लाइट को और एक रेडियो वेव्स को। इतना ही पर्याप्त नहीं है सन का गुत्थी सुलझाने के लिए। सन का गुत्थी यदि आपको सुलझाना है तो आपको यूवी रेस पे भी काम करना जानना होगा, एक्स रेस भी काम जानना होगा, गामा, जो कि सब निकलता है वहाँ से, बट उसको हम ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बाहर ही रह जाता है। और यही रीज़न है कि आदित्य याल-1 मिशन तुम्हारा इतना नज़दीक गया है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। वहाँ पे क्या है कि गामा रेस भी मिल जाएगा, वहाँ पे एक्स रेस भी मिल जाएगा। जब उसको हम रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग बनाएंगे तो सन का गुत्थी सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा, बताओ जरा हमको, जो कि अर्थ में पहुँच ही नहीं पाता। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। तो वही बताया गया यहाँ पे कि आखिर हमने ये चीज़ तो 1957 में ही कर दिया टेलीस्कोप, मगर हमको यहाँ पे जाना जरूरी इसलिए है ताकि हम अलग वेव्स में भी, अलग रेस में भी उसको हम डिटेक्ट कर सकें। देखो बहुत सारा अमेरिकन
हाँ, सोवियत, यूरोपियन, जापानीज स्पेस क्राफ्ट में टेलीस्कोप है, हाँ, जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग करता है, बट हमें उस डिस्टेंस तक जाने का रीज़न यही है कि अलग अलग स्पेक्ट्रम में हम चेक कर सके ठीक से। दैट्स इट।